Part 7 of enforcing of the appearance of executants and witnesses. Section 36. Procedure where appearance of executant or witness is desired. If any person presenting any document for registration or claiming under any document which is capable of being so presented desires the appearance of any person whose presence or testimony is necessary for the registration of such document, the registering officer may in his discretion call upon such officer or court as the government directs in this behalf to issue summons requiring him to appear at the registration office either in person or by duly authorized agent is in the mention and summons may be mentioned at and a time named therein. मतलब ये कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि किसी ऑफिसर को वो या कोर्ट को कि वो पेश हो बतौर विटनेस उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब बतौर विटनेस उसकी डिज़ायर है। डिज़ायर से मुराद ये नहीं है कि बस वो चाहता है तो इस वजह से, मतलब रिक्वायर्ड पर्सन है, उसके लिए उस तरह के ऑफिसर का मौजूद होना ज़रूरी है। तो फिर कोर्ट जो है वो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो समन करेगा उस ऑफिसर को, मतलब पब्लिक ऑफिसर जो है, या फिर कोर्ट को पब्लिक ऑफिसर से मुराद ये है कि जैसे अगर कोई कोर्ट ने डिक्री जारी कर दिया और उस डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना अगर ज़रूरी होता है तो फिर जो वो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो कोर्ट को समन करता है और फिर कोर्ट से मुराद के कोर्ट खुद जज खुद नहीं जाता, वो ड्यूली ऑथराइज एजेंट भेज देता है, मतलब अपने किसी एहलकार को वो भेजते हैं, अपॉइंट करते हैं कि वो वहाँ जाए और जाके वहाँ पर बयान दे कि ये कोर्ट ने ही डिक्री जारी की है और यही पर्सन ही एंटाइटल्ड है इस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूट करने का। तो फिर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है। तो उसका प्रोसीजर यही है कि वो अगर ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट जो डायरेक्ट करेगी उस हिसाब से वो समन इशू करेगा और फिर होगा। हर डॉक्यूमेंट में इस तरह नहीं होगा, जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर होगा। अच्छा जी, आगे है 37 ऑफिसर और कोर्ट टू इशू एंड कॉज सर्विस ऑफ समन्स। द ऑफिसर और कोर्ट अपॉन रिसीट ऑफ द पर्सन फी पेबल इन सच केसेस से मुराद वो जो पहले अभी 36 में बात की गई, शैल इशू द समन्स अकॉर्डिंगली एंड कॉज इट टू बी सर्व अपॉन द पर्सन हुज अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड। तो फिर यहाँ पर वो जो है वो पर्सन जो ये चाहता है कि उसको समन किया जाए, किसी भी शख्स को बुलाया जाए बतौर विटनेस उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के हवाले से, तो फिर वो ऑफिसर जो बुला रहा है या फिर कोर्ट भी उस पर्सन की जो पर्सन डिज़ायर कर रहा है कि फ़लाँ शख्स को बुलाया जाए वो फ़ी पे करेगा समन इशू करने के लिए, तो फिर जो है वो उसको अपीयरेंस के लिए बुलाया जाएगा। सेक्शन 38 पर्सन एग्जाम्प्ट फ्रॉम अपीयरेंस एट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अब कुछ ऐसे शख्स भी हैं जिनको एग्जाम्पशन हासिल है कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपेयर नहीं हो सकते या नहीं होना चाहिए उनको। तो वो कौन से लोग हैं? ए पर्सन हु बाय रीज़न ऑफ बॉडीली इन्फॉर्मिटी इज़ अनेबल विदाउट रिस्क और सीरियस इनकन्वीनियंस टू अपेयर एट द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि बॉडीली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर मतलब बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली इनकन्वीनियंस है, मतलब वो वहाँ पर लाया ही नहीं जा सकता किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो फिर जो है वो उसको एग्जाम्पशन हासिल है कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में नहीं आ सकता। अ पर्सन इन जेल अंडर सिविल क्रिमिनल प्रोसेस, या फिर अगर कोई शख्स जो है वो जेल में है किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसेस के तहत, तो वो जेल वाला पर्सन विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं लाया जाएगा। पर्सन एग्जाम्प्ट बाय लॉ फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, जितने भी पर्सनस हैं वो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस के लिए। वो कौन कौन से शख्स हैं? अनकोर्ड एंड हु वुड बट फॉर द प्रोविजंस नेक्स्ट हियर इन आफ्टर कंटेंट be required to appear in person at the registration office shall not be required shall not be required so to appear। मतलब जिन लोगों को एग्जाम्पशन हासिल होगी वहाँ उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपेयर हों। इन द केस ऑफ एवरी सच पर्सन द रजिस्टरिंग ऑफिस shall either himself go to the house of such person or to the jail in which he is confined and examine him or issue a commission for examination। लेकिन अगर इस तरह के शख्स की ज़रूरत है कि वो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है तो फिर उसके लिए एक कमीशन इशू किया जाएगा, वो जाएगा और उसको एग्जामिन करेगा और उसका बयान वगैरह ले लेगा। Section 39 Law as to summons commissions and witnesses। The law in force
for the time being so as to summonses, commissions, and compelling the attendance of witness, and for their remuneration in suits before civil courts shall save as aforesaid mutus mutandis applied to the any summons or commissions issued any person summoned to appear under the provision of this act। वो कहता है कि जो सिविल कोर्ट्स का प्रोसीजर है और जो उसका रिम्यूनरेशन है, जो उसका तरीकाकार है किसी भी कमीशन के लिए समन के लिए, तो वो जो है वैसे ही इसके ऊपर भी अप्लाई होगा इस एक्ट के तहत, इस प्रोविज़न के तहत। मतलब समन का तरीका जो सीपीसी ने बताया है या कमीशन का तरीका जो सीपीसी ने बताया है, जैसे कि वो ऑर्डर 5 में समन का तरीका लिखा गया, वो सारा का सारा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। कमीशन जो लोकल कमीशन अपॉइंट होता है 75 के तहत वो भी, और जो विटनेसेस का है ऑर्डर 14 जो 16 है, 14 इशू फ्रेमिंग वाला 16 के तहत विटनेस के कॉल किया जाता है, तो वो सारा का सारा प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई होगा। पार्ट 8 ऑफ प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट। अब विल के हवाले से है सेक्शन 40 पर्सनस इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट द टेस्टेटर और आफ्टर हिज डेथ एनी पर्सन क्लेमिंग एन एग्जीक्यूटर और अदरवाइज अंडर अ विल मे प्रेजेंट इट टू एनी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन द डोनर और आफ्टर हिज डेथ द डोनी of any authority to adopt or adoptive son may present it to any registrar or sub registrar for registration। अब जो विल है, विल के हवाले से कोई भी टेस्टेटर है जिसने विल की है, टेस्टेटर होता है विल करने वाला, और वो मर गया है, तो वो मरने के बाद जो भी पर्सन उस विल को क्लेम कर रहा है, एग्जीक्यूटर जिसके पास वो विल मौजूद है, तो वो प्रेजेंट करेगा उसको रजिस्ट्रार के पास या सब रजिस्ट्रार के पास, या फिर डोनर अगर कोई डोनर है मतलब गिफ्ट करने वाला है, या फिर डोनी है जिसकी और उसका डोनर की डेथ हो गई है, तो फिर जो डोनी है वो या कोई भी अथॉरिटी जो अडॉप्ट कर रही है या कोई अडॉप्टिव सन भी है, तो वो प्रेजेंट करेगा सब रजिस्ट्रार के पास या फिर रजिस्ट्रार के पास कि वो विल को रजिस्टर कर दे। वैसे विल की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई रजिस्टर करवाना चाहता है तो फिर उसका तरीकाकार यही है कि जो क्लेमेंट होता है उसका वो रजिस्टर करवाएगा। 41 रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। अ विल और एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट presented for registration by the testator or donor may be registered in the same manner as any other document. A will or authority to adopt presented for registration by any other person entitled to present it shall be registered if the registering officer is satisfied दैट। अब वो कहता है कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है ना, वो उसको विल को भी उसी तरह ही रजिस्टर करेगा जैसे कि बाकी अदर डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने चाहिए, लेकिन वो क्या चीज़ सेटिस्फाई करेगा पहले, दैट द विल और अथॉरिटी वाज एग्जीक्यूटेड बाय द टेस्टेटर और डोनर एज द कॉज में बी, कि वो जो विल है वो उस अथॉरिटी ने ही एग्जीक्यूट की थी, मतलब जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसने ही वो विल जो है वो दी है और या फिर गिफ्ट दिया है, तो उसका तरीकाकार फिर वो सबसे पहले ये वेरीफाई करेंगे कि वाकई ही उसने वो की भी है या नहीं है ना। मतलब कोई ऐसे ही लिख के ले आए कि वो तो मरने वाला तो मर गया कि भाई उसने ये विल वसीयत की भी थी या नहीं की थी। द टेस्टेटर और डोनर इज़ डेड। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो प्रॉपर्टी देने वाला है, विल करने वाला है, वो मर चुका हो, क्योंकि वसीयत जो है वो मरने के बाद एग्जीक्यूट होती है, उसकी लाइफ टाइम में एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। दैट द पर्सन प्रेजेंटिंग द विल और अथॉरिटी इज़ अंडर सेक्शन 40 इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट द सेम। अब जो पर्सन जो विल एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो वो उस सेक्शन 40 में भी बताया ना कि जो उसका राइटफुल क्लेमेंट होगा जिसके नाम पर वो होगी, तो वो ही उसको पेश कर सकते हैं उस विल को, तो फिर वो उसमें फॉल करता हो तो उसके बाद रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो विल को रजिस्टर करेगा। पार्ट 9 है जो डिपॉजिट एंड डिस्पोजल ऑफ विल्स। 42 डिपॉजिट ऑफ विल्स। एनी टेस्टेटर में ईदर पर्सनली और बाय ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट deposit with any registrar his will in a sealed covered prescribed with the name of the testator and that of his agent if any, and with a statement of the nature of the document. The testator shall also endorse on the cover the name and address of the person to whom the original document shall be delivered आफ्टर रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ आफ्टर हिज डेथ। अब विल जो है वो डिपॉजिट कैसे होगी, जो टेस्टेटर जो है वो या तो खुद पर्सनली या फिर किसी ऑथोराइज एजेंट के ज़रिए
जो डिपॉजिट करवा देगा रजिस्ट्रार के पास विल, और उसको सील कवर के साथ सील कर दिया जाएगा और उसके ऊपर सब्सक्राइब कर दिया जाएगा उसका नेम टेस्टेटर का और या फिर उसके एजेंट का नेम, और उसके ऊपर स्टेटमेंट लिख दी जाएगी नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट से मुराद कि ये एक विल है और ये फलां शख्स ने किया और फलां शख्स के हवाले से है ये, और वो जो टेस्टेटर है मतलब विल करने वाला है वो ये भी इंडोर्स करेगा उसके कवर के ऊपर अपना नाम, एड्रेस और वो पर्सन जिसको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब डिलीवर होना है कि जिसके नाम पर वो वसीयत कर रहा है। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ आफ्टर हिज डेथ, तो वो जो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी उसके मरने के बाद। इन शॉर्ट आसान अल्फाज में ये डिपॉजिट ऑफ विल से मुराद ये है कि वैसे तो हमने ऊपर पहले बात पढ़ी ना कि जनरली जो विल की एग्जीक्यूशन है वो उसके मरने के बाद ही होगी, तो वो उसके मरने के बाद ही एग्जीक्यूशन होती है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन अगर चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो ज़ाहिर एग्जीक्यूशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन सेक्शन 42 ये कहता है कि जो मरने वाला वसीयत करने वाला शख्स खुद है वो अपनी लाइफ टाइम में भी या फिर किसी एजेंट के ज़रिए भी वो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन वो रजिस्टर तब होगा जब उसकी एग्जीक्यूशन होगी यानी कि उसके मरने के बाद। लेकिन वो पहले ही वो बतौर एक सिक्योरिटी के मतलब अगर वो पहले ही अपनी लाइफ टाइम में एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लिख देता है और डॉक्यूमेंट लिखता है और वो कहता है कि जी फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ मेरी प्रॉपर्टी है तो वो मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी किस नाम पर विल कर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये जो मेरी वसीयत है इतनी प्रॉपर्टी जो है वो 1/3 होती है वसीयत, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये फलां शख्स को मैं विल करती हूँ और मेरे मरने के बाद ये इसको दे दी जाए। तो वो एक तरह का एक गवर्नमेंट वो जो ऑफिस पब्लिक ऑफिस में रखवाने के लिए मैं वो लिख कर वहाँ पर जमा करवाऊँ और रजिस्टर करवा दूँ, उसके ऊपर फिर वो सेव रखा जाएगा। हाँ, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन होगी और वो रजिस्ट्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। एक तरह से कंडीशनल रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट ऑफ विल के हवाले से। 43 प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ विल्स ऑन रिसीविंग सच कवर। अब इस तरह का कवर वो सील्ड होगी ना, वो कवर में रखी जाएगी जो भी डिपॉजिट ऑफ विल है। द रजिस्ट्रार, तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, सेटिस्फाइड द पर्सन प्रेजेंटिंग द सेम फॉर डिपॉजिट इन इज द टेस्टेटर और हिज एजेंट shall transcribe in his record book number 5 the superscription aforesaid and shall note in the same book and on the said cover the year, month, day and hour of such presentation and receipt and the names of any person who may satisfy to the identity of the testator or his agent and any legible इंस्क्रिप्शन। लेजिबल होता है कि जो पढ़ी जा सके, ऐसी इंस्क्रिप्शन मतलब उसके ऊपर ऐसी तहरीर लिखी जाएगी जिसको पढ़ा जा सके, विच में बी ऑन द सील ऑफ द कवर, जो उस कवर की सील के ऊपर होगी। द रजिस्ट्रार शैल देन प्लेस एंड रिटेन द सील्ड कवर इन हिज फायर प्रूफ बॉक्स। अब रजिस्ट्रार ने सबसे पहले क्या करना है कि वो सबसे पहले तो ये सर्टिफाइड होगा कि जो पर्सन डिपॉजिट कर रहा है बिल को वही टेस्टेटर है, मतलब वही उस प्रॉपर्टी का ऑनर है और वही वसीयत करने वाला है या उसका कोई एजेंट है, ऑथराइज एजेंट है। तो फिर उसका वो बुक नंबर 5 जो रजिस्ट्रार के पास बुक्स होती हैं उसके नाम होते हैं। बुक से मुराद वो रजिस्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो अलग अलग मतलब सेल का रजिस्टर अलग होता है, एग्रीमेंट टू सेल का अलग होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी का अलग होता है, इसी तरह विल का। वो डिपॉजिट ऑफ विल के लिए स्पेशली बुक नंबर 5 है, उसमें वो रजिस्टर करेगा, उस कवर को रखेगा और उसके ऊपर वो नाम उस रजिस्टर्ड बुक में, वो जो बुक है ना रजिस्टर नंबर 5, उसमें उसका नाम, पर्सन का वो डिटेल, उस कौन से साल में, कौन से दिन में, कौन से घंटे में, मतलब जैसे आज की डेट है जो भी, आज क्या डेट है 28 है मेरा ख्याल मेरा ख्याल है क्या फॉर एग्ज़ाम्पल 28 मई और जो है अभी जो टाइम हो रहा है 10 बजे या ऑलमोस्ट जितना भी टाइम हो रहा है, तो वो उस टाइम पर वो मेंशन करेगा कि ये जो है फ़लाँ शख्स जो है फ़लाँ टाइम फ़लाँ दिन फ़लाँ डेट में ये लेकर आया है, और इसको फिर वो रजिस्टर करने के बाद वो क्या करेगा, उसकी आइडेंटिटी लिखेगा और उसके ऊपर वो सील को, कवर को वो सील कर देगा और फिर वो सील्ड जो है वो पैक जो कवर होगा, वो जो लिफाफा है जो भी है, वो उसको फायर प्रूफ बॉक्स में रख देगा। फिर जब कभी वो टेस्टेटर जो है वो मरेगा तो फिर वो एग्जीक्यूट होगी विल और फिर वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। 44 विड्रॉल ऑफ सील्ड कवर डिपॉजिट अंडर सेक्शन 42। अब 42 के तहत उसने जो सील्ड का डिपॉजिट करवाई है विल, उसको विड्रॉ भी कर सकता है। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। इफ़ द टेस्टेटर हु हैज़ डिपॉजिटेड सच कवर विशेस टू विड्रॉ, टेस्टेटर जो है वो खुद जिसने वो विल की थी वो वापस लेना चाहता है,
ही मे अप्लाई ईदर पर्सनली और बाय ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, तो वो खुद भी आके कह सकता है या फिर ऑथराइज्ड एजेंट के जरिए भी कह सकता है, टू रजिस्ट्रार हु होल्ड्स इट इन डिपॉजिट एंड सच रजिस्ट्रार इफ satisfied that the applicant is actually the testator or his agent shall deliver the cover accordingly। अगर वो वापस लेना चाहते हैं, मतलब मैंने जिस शख्स को विल की थी और वो किसी भी वजह से मैंने की थी, वो उसके साथ मेरी पर्सनल एफिलिएशन थी या जो भी था, अब बाद में मुझे पता चला कि वो शख्स तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं मरने के बाद उसे प्रॉपर्टी दे के जाऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी वसीयत जो है वापस ले लेती हूँ, तो वो वापस भी ली जा सकती है। डिपॉजिटिव विल का मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट हो जाएगी और वापस नहीं हो सकती। विल जो है वो अपनी लाइफ टाइम में कभी भी किसी को भी वो दे सकता है और वापस भी ले सकता है, लेकिन हाँ मरने के बाद वो विड्रॉ नहीं हो सकती। 45 प्रोसीडिंग ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर। अब उसकी डिपॉजिटर की जो है वो डेथ हो गई है, तो फिर क्या होगा। इफ ऑन द डेथ ऑफ अ टेस्टेटर हु हैज़ डिपॉजिटेड अ सील्ड कवर अंडर सेक्शन 42 application be made to the registrar who holds it in deposit to open the same, and if the registrar is satisfied that the testator is dead, he shall in the applicant's presence open the cover and at the applicant's expense cause the contents thereof to be copied into his book number 3, and then deliver the deposited will to the nominee of the testator or his representative. If in respect of any will deposited no steps are taken by the testator or other person under section 44 से मुराद मतलब उसने विड्रा नहीं किया of this section, the registrar shall follow the procedure hereinafter provided for the disposal of such wills or sealed cover। अब उसके मरने के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो शख्स मर गया, फिर दूसरा ये है कि उसका वो राइटफुल जो क्लेमेंट है वो कौन है, वो एप्लीकांट जो है वो उसकी प्रेजेंस में वो ओपन करेगा उस कवर को, वो जो फायर बॉक्स में रखा गया, और उसके बाद फिर वो एप्लीकांट उसके एक्सपेंसेस देगा, जो उसके कंटेंट्स है उसकी कॉपी जो है वो उसके बुक नंबर 3 में रखेगा। पहले वो बुक नंबर 5 में थी, 5 से फिर बुक नंबर 3 में वो रख देगा, और वो जो ओरिजिनल बिल जो है वो उसको डिपॉजिट कर देगा नॉमिनी या फिर जो भी उसने टेस्टेटर ने या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने जिसको भी वो विल वसीयत की गई थी। लेकिन अगर उसने विड्रॉ नहीं की 44 के तहत, तो फिर जो है वो उसको जो रजिस्ट्रार है वो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, मतलब उसके नाम ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जितनी भी है वो 1/3 उसकी टोटल प्रॉपर्टी में से। 46 ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स एंड पावर्स ऑफ कोर्ट्स। Nothing herein before contained shall affect the provisions of Section 294 of the Succession Act 1925 or the power of any court by order to compel the production of any will. When any such order is made, the registrar shall, unless the will has been already copied under Section 45, open the cover and cause the will to be copied in his book into his book number 3 and make a note on such copy that the original has been removed into court in pursuance of the order aforesaid। अब अगर किसी कोर्ट को कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, तो फिर वो कोर्ट को भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड प्रोवाइड कर देगा और उसकी कॉपी बुक नंबर 3 रखेगा, लेकिन साथ स्टेटमेंट रख देगा कि वो जो ओरिजिनल है वो कोर्ट में मौजूद है। 46A Destruction of wills। Any will in deposit with the registrar at the commencement of the registration amendment ordinance 1962 and any will thereafter deposited may be destroyed after following the procedure hereinafter provided। If the will is not registered before such destruction, every registering officer shall on the first day of July in the year next after the commencement of the registration amendment ordinance 1962 and on the first day of July in every succeeding third year send by post a notice to every depositor and his nominee inquiring about the depositor's present address and shall enter on the cover and in his registered and new address supplied in response to such notice। If a result of such notice or in any other manner the registrar is satisfied that the testator has died, the registrar shall, after making an entry in his book as to the death of the testator and the nature of the information on which he has acted upon, and cover in the presence of a judicial officer not below the rank of a civil judge or munsif, he shall thereupon issue a notice to the executor if any and also to such other
person or person delivering any benefit under the will, as the two officers may determine information that about the existence of the will, and also that under steps are taken within a period of 6 months therefrom for registration of the will, the document shall be liable to destroyed, notwithstanding the expiration of period specified in the notice, until the will is actually destroyed in accordance with the provisions of the Destruction of Records Act 1917, 5 November 1917, and the registration of the same can be effected at the request of the person entitled thereto on payment of the proper charges. अब इन शॉर्ट इस पूरे सेक्शन 46 में वो ये कहता है कि जो विल है ना वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी, लेकिन कब की जाएंगी वो उसका टाइम पीरियड बताता है। तो वो सबसे पहली चीज़ जो इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि जो ऊपर पहले हमने बात पढ़ी है उसमें था कि वो एप्लीकांट जो है वो मतलब जो उसका इंटरेस्टेड है जिसको वो विल की गई है वो एप्लीकेशन देगा, तो फिर एप्लीकेशन के ऊपर उसको वो विल जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई नहीं करता, मतलब फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं कि मेरी एक प्रॉपर्टी है और मैं विल करना चाहती हूँ, मैंने किसी शख्स के नाम विल कर दी, लेकिन मैंने खुद उस शख्स को भी नहीं बताया कि मैंने विल उसको की है, और ना ही मैंने किसी और को बताया, और मैंने जाके वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में विल डिपॉजिट करवा दी कि भाई जब मैं मर जाऊँगी तो मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो फलां शख्स को जो भी हो उसको दे देना। तो फिर ऐसे तरीक़ेकार में वो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसको जब पता चलेगा कि वो शख्स जिसने ये विल करवाई थी वो मर गया है, और वो मरने के बाद उसकी सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेंगे कि बाकी वो शख्स मर चुका है, मतलब मेरे मरने के बाद, तो फिर वो जिसका नाम भी वो मैंने प्रॉपर्टी विल की होगी उसको वो नोटिस करेगा। नोटिस करने के बाद उसे कहेगा कि भाई आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो फलां शख्स ने आपके नाम पर विल की थी, तो लिहाजा आप आके इसको वो ले जाएँ एग्जीक्यूट करवाने। और उस नोटिस में टाइम भी लिखा जाएगा कि ये जो है अगर आप नहीं आएंगे नहीं लेंगे तो 6 महीने के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन है जो वो लाइबल हो जाएगी डिस्ट्रॉय की। विल डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, वो जो रजिस्ट्रेशन है जो वो डिपॉजिट ऑफ विल के तहत रजिस्ट्रेशन की गई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो शख्स बाद में भी आ जाता है तो वो बाद में भी वो प्रॉपर फी चार्ज करेगा, पे करेगा, तो फिर उसकी वो जो डॉक्यूमेंट है रजिस्टर्ड हो जाएगा विल वाला डॉक्यूमेंट। और जो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1917 है, अब ये पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि कितना टाइम तक कोई भी रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन रखा जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब वो ढूंढ के फिर कभी पढ़ेंगे और फिर मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। वैसे इसके हवाले से मुझे भी नहीं पता कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। पार्ट 10 ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन। 47 टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स। अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कब से ऑपरेट होगा, ये टाइम हो गया। A registered document shall operate from the time from which it would have commenced to operate if no registration thereof had been required or made, and not from the time of its registration. अब वो कहता है कि जिस दिन वो डॉक्यूमेंट बना था उसी दिन से ही वो ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन अगर इसका वो डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है तो फिर ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो जिस दिन से उसकी रजिस्टर्ड हुआ है उस दिन से वो ऑपरेट होगा। मतलब अगर रजिस्टर्ड एवर डॉक्यूमेंट है तो फिर तो वो जब रजिस्टर्ड होगा तो उसके बाद से ऑपरेट होगा, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड एवर डॉक्यूमेंट है तो फिर वो जिस दिन वो डॉक्यूमेंट कमेंस हुआ, जिस दिन वो बना, उसी दिन से ही वो ऑपरेट हो जाएगा। 47 यही कहता है। 48 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी व्हेन टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट ओरल एग्रीमेंट। अगर कोई ओरल एग्रीमेंट होता है, ज़बानी एग्रीमेंट हो गया कि मतलब मैंने ज़बानी कह दिया कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो फलां शख्स को विल कर दिया या सेल कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो फिर ऑल नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट, नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट वसीयत के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट कहते हैं। ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट and relating to any property whether movable or immovable shall take effect against any oral agreement or declaration relating to such property unless there where the agreement or declaration has been accompanied by or followed by delivery of possession and the same constitute a valid transfer under any law for the time being in force। अब वो कहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं नॉन टेस्टिमेंट डॉक्यूमेंट मतलब वसीयत के अलावा जो कि रजिस्टर्ड हैं इस एक्ट के तहत, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, और उसका इफेक्ट हो सकता है, मतलब वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ओरल भी
अफेक्टेड हो सकते हैं, मतलब ओरल अग्रीमेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं होगा कि वो सारे लिखे हुए होंगे तो फिर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा, ओरल अग्रीमेंट की बेस पर भी रजिस्टर्ड हो सकता है। लेकिन वो जो है जहाँ पर वो अग्रीमेंट उसके साथ अगर कोई डिलीवरी ऑफ पोजेशन की बात हो तो फिर वो जो है उसको लिखा होना ज़रूरी है। और जो वो या फिर अगर कोई किसी को ट्रांसफ़र करना किसी भी लॉ के तहत, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत है, उसमें उसने कहा कि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो जो ट्रांसफ़र करे मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट के ज़रिए ही एक प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर तो रिटर्न होना चाहिए, अदरवाइज ओरल भी हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। अब मॉर्गेज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड क्या होती है कि एक प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज, मेरी एक प्रॉपर्टी है और मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं प्रॉपर्टी सेल नहीं करना चाहती, लेकिन पैसों की अच्छी ज़रूरत है, तो मैं किसी और शख्स के को कहती हूँ कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी ये ले लें और मुझे जो है इसकी कंसिडरेशन के इवज़ पैसे दे दो और मैं फ़लाँ टाइम तक आपको पैसे वापस कर दूँगी। अगर मैंने ना किए तो आप ये मेरी प्रॉपर्टी सेल कर देना। तो वो कहेगा भी ठीक है ये तो मैं कर दूँगा, लेकिन मुझे भी तो कोई सिक्योरिटी के तौर पर कुछ चाहिए, तो मेरी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है जो उसका टाइटल है वो मैं उस शख्स को दे दूँगी। तो इस तरह की मॉर्गेज को कहते हैं डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ये मोस्टली जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाले भी यही कहते हैं कि आपकी टाइटल डीड रख लेते हैं और आपको पैसे दे देते हैं, और अगर आप पे नहीं करते तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। एज डिफाइंड इन सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये टीपीए के 58 में यही बात बताई गई है जो मैंने अभी बताई है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के हवाले से। अब शैल टेक इफेक्ट अगेंस्ट एनी मॉर्गेज डीड सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड विच रिलेट्स टू द सेम प्रॉपर्टी। अब वो कहता है कि ये जो है इस तरह की प्रॉपर्टी जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड का है उसके हवाले से जो मॉर्गेज डीड अगर सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूट हो गई है, मॉर्गेज सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूट से मुराद है कि वो मैंने पैसे नहीं दिए, तो फिर अब उसको वो उनके पास राइट है कि वो उसको प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो फिर उसको वो रजिस्टर करेंगे सेम और उसी सेम प्रॉपर्टी को। मतलब पहले तो वो प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज के तौर पर रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद फिर वो सेल बन गई तो फिर वो सेल के तौर पर भी रजिस्टर्ड होगी और उसका भी सेम इफेक्ट होगा जैसे कि बाकी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का होता है। 49 इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, मतलब डॉक्यूमेंट रिक्वायर था रजिस्टर करने के लिए लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करवाएगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा। No document required to be registered under this act or under any earlier law providing for or relating to registration of document shall operate or create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or future, any right, title or interest, whether vested or contingent, or to or immovable property, or confer any power to adopt unless it has been registered। मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इस एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना ज़रूरी था लेकिन वो रजिस्टर नहीं करवाया गया तो फिर उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा, मतलब ना तो वो ट्रांसफ़र होगा ना ऑपरेट होगा और ना ही वो असाइन होगा ना लिमिट होगा ना एक्सटिंग्विश होगा, मतलब उसका ज़ीरो इफेक्ट है। अगर वो रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट था और रजिस्टर नहीं करवाएगा तो फिर उसका ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सकता और वो एज इट इज़ बरकरार रहेगा जैसे कि वो ट्रांसफ़र से पहले की पोजीशन में था, मतलब वो ट्रांसफ़र ही वाइड हो जाएगी, वैलिड नहीं होगी सिवाय जब तक कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर ना हो जाए। अगर फिर वो उसको रजिस्टर करवा लिया जाएगा तो फिर वो सारे इफेक्ट उसके ऑपरेट हो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। अच्छा जी, सेक्शन 50 सर्टेन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड टू टेक इफेक्ट against unregistered documents. Every document of the kinds mentioned in clause A, B, C and D of section 17, वो 17 जो compulsory registered document है subsection 1 के, and every document registered under section 18 and in so far as such documents affect immovable property or acknowledge the receipt or payment of any consideration in respect of any transaction relating to immovable property shall, if duly registered, take effect as regards the property comprised therein against every unregistered document relating to same property and not being a decree or order, whether such a registration document of the same nature as the registered document or not। अच्छा वो क्या कहता है कि
अगर तो वो डॉक्यूमेंट ऐसे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लैंड के हवाले से वो टेक अफेक्ट करेंगे अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि वो किसी भी काइंड का है जो सेक्शन 17 में या 18 में मेंशन कर दिए गए, तो वो उन डॉक्यूमेंट का इफेक्ट होगा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, या जब वो पेमेंट कर देंगे, कंसिडरेशन कर देंगे उस ट्रांजैक्शन की और इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और अगर वो ड्यूली रजिस्टर्ड हो गया तो फिर उसका इफेक्ट होगा। अदरवाइज ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टरेबल थे और उनको रजिस्टर नहीं किया गया तो फिर उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सेम उसी तरह की बात करें पिछले वाले की, लेकिन आगे इसके प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इन पोजेशन of the property under an unregistered document prior in date would be entitled to the rights under section 53A of the transfer of property act if the conditions of the section are fulfilled, provided further that the person in whose favor an unregistered document is executed shall be entitled to enforce the contract under the unregistered document in a suit for specific performance against person claiming under a subsequent registered document subject to the provisions of clause B of section 27 of the Specific Relief Act 1877. Nothing in subsection 1 applies to lease exempted under the proviso to subsection 1 section 17 or to any document mentioned in subsection 2 of the same section or to any registered document which had not priority under the law in force at the time commencement of this act. अब वो कहता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी था तो वो रजिस्टर होगा तो उसका इफेक्ट होगा। अगर रजिस्टर नहीं करवाया और आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर जो ट्रांसफरी है उसके पास राइट है कि वो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए वो सूट फाइल कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, और फिर वो जब वो रजिस्टर हो जाएगा डॉक्यूमेंट तो फिर वो उसकी एग्जीक्यूशन होगी और फिर उसका ऑपरेशन होगा, तब से उसकी कमेंसमेंट स्टार्ट होगी, उससे पहले वो उसका ज़ीरो इफेक्ट है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इन केसेस वेयर एक्ट नंबर 16 of 1864 of the Indian Registration Act 1866 was in force in the place and at the time in and at which such unregistered document was executed. Unregistered means not registered according to such act, and where the document is executed after the 1st of July 1871 registered under the Indian Registration Act or the Indian or this act. अब वो कहता है कि यहाँ जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट था, मतलब इस एक्ट से पहले जो एक्ट चल रहा था 1866 का या फिर 1871 वाला, तो वो जो है उसको अगर वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया था, और वो अनरजिस्टर्ड से मुराद मीन्स नॉट रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू सच एक्ट। अनरजिस्टर्ड से मुराद यह है कि उस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन अगर कोई उस एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड हो गया और एग्जीक्यूट हुआ था तो वो ठीक होगा, लेकिन इस एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होगा जो इसके बाद होंगे। Part 11 of the duties and powers of registering officer as to register books and indexes. 51. Register books to be kept in the several offices. The following books shall be kept in the several offices hereinafter named mainly. अब वो जो ऊपर बुक्स की बात हुई थी ये सारी डिटेल में सारी बुक्स आ गई हैं। तो सबसे पहले ए में है इन ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। बुक 1 होगी जो होगी रजिस्टर्ड ऑफ नॉन टेस्टमेंट्री डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी विल के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बुक 1 में रखे जाएंगे। बुक 2 में रिकॉर्ड, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है कि जो कौन रजिस्टर्ड जो बुक्स हैं वो कितनी है और कौन कौन सी है। रिकॉर्ड ऑफ रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर, अगर रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं करता तो फिर उसके रिफ्यूज़ल का रीज़न लिखने के लिए बुक 2 में लिखेगा। और बुक 3 है रजिस्टर ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट, विल्स के हवाले से बुक 3 है। और बुक 4 है मिसलेनियस रजिस्टर, उसके अलावा जो कोई मिसलेनियस आ जाती है तो वो बुक 4 में है। और बुक 5 में डिपॉजिट ऑफ विल से है, मतलब जो अपनी लाइफ टाइम में अगर कोई शख्स विल रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसका डिपॉजिट ऑफ विल कहते हैं, और बुक 5 में की जाएगी वो, और उसके मरने के बाद वही बुक 3 में आ जाएगी। 2. In book 1 shall be entered or filled all documents or memorandum registered under section 17, 18 and 89 which in relate to immovable property and are not wills. In book 4 shall be entered all documents registered under section 18 which do not relate to immovable property. Nothing in this section shall be deemed to require more than one set of books where the office of registrar
हैज़ बीन अमलगमेटेड विद द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, मतलब वो पहले हमने पढ़ा था ना कि सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार का ऑफिस जो है वो अमलगमेट हो सकता है, तो वो उसको वो वाली प्रोविजन जो है अफेक्ट नहीं होगी, वो वैसे के वैसे ही उसको एक्ट करेगा, मतलब बुक्स का उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। If in the opinion of the registrar any of the books mentioned in subsection 1 is in danger of being destroyed or becoming illegible wholly or partially, the registrar may by a written order direct speech book or portion thereof as he thinks fit to recopied by and authenticated in such manner as may be prescribed by rules, and the copy prepared and authenticated under such direction shall for the purposes of this act and of the evidence act 1872 be deemed to be the original book or portion, and all references in this act to be the original book shall be deemed to be the book portion or copied and authenticated। अब वो कहता है कि जो अगर कोई रजिस्ट्रार को लगता है कि कोई बुक जो है या उसका कोई पार्ट जो है वो ख़त्म होने वाला डिस्ट्रॉय हो सकता है या फिर इलेजिबल मतलब कि उसके जो वर्ड्स हैं लिखे हुए वो मिट रहे हैं टाइम गुजरने के साथ साथ, तो फिर उसकी वो एक कॉपी करवाएगा और कॉपी को वो ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड में रखेगा और उसको जो भी उसके लिए प्रिस्क्राइब बुक है और ये प्रिस्क्राइब रूल्स हैं उसके मुताबिक उसको रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो। सेक्शन 52 ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर व्हेन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है किसी रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास तो वो क्या करेगा, द डे आवर एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटिंग एंड द सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन प्रेजेंटिंग अ डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो दिन लिखेगा, घंटा लिखेगा और जगह लिखेगा जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया, उस पर्सन के सिग्नेचर लेगा जो प्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। शैल बी इंडोर्स्ड ऑन एवरी सच डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग इट, तो जितने भी डॉक्यूमेंट है हर डॉक्यूमेंट के ऊपर वो इंडोर्समेंट लेगा। अ रिसीट फॉर सच डॉक्यूमेंट शैल बी गिवन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर टू द पर्सन प्रेजेंटिंग द सेम। अब एक रिसीट वो देगा उस डॉक्यूमेंट के हवाले से जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर उसको देगा, पर्सन जो प्रेजेंट कर रहा है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को, कि वो जो आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया। एंड सब्जेक्ट टू द provisions contained in section 62 every document admitted to registration shall without unnecessary delay be copied in the book appropriated before therefore according to the order of its admission। अब वो कहता है जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर उसकी कॉपी जो है वो एक अप्रोप्रिएट बुक, मतलब वो जो बुक 1 2 3 4 थी उसके अकॉर्डिंगली उसमें रखी जाएगी। और all books shall be authenticated at such intervals and in such manner as is फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब बाय द इंस्पेक्टर जनरल, और तमाम के तमाम बुक को ऑथेंटिकेट किया जाएगा और सच इंटरवल्स एंड और उस मैनर में जो कि इंस्पेक्टर जनरल जो कि सेक्शन 3 का था पॉइंट हुआ तो वो जिस तरह से प्रिस्क्राइब करेगा उस तरह से उस बुक को मेंटेन रखा जाएगा। 53 है जी एंट्रीज टू बी नंबर्ड कंसेक्टिवली। ऑल एंट्रीज इन ईच बुक शैल बी नंबर्ड इन कंसेक्टिव सीरीज which shall commence and terminate with the year, a fresh series being commenced at the beginning of each year। अब जो नंबर हैं उसकी तमाम एंट्रीज बुक की हैं वो नंबर की जाएंगी कंसेक्टिव सीरीज़ के हवाले से और वो स्टार्ट होंगी एक पूरे साल में, मतलब साल 1 जनवरी से स्टार्ट होगी तो वो 31 दिसंबर तक वो एक ही बुक वो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और फिर अगले साल का अगला नंबर कंसेक्टिव नंबर लगाए जाएंगे, मतलब जैसे कि वो पहले साल का फिर दूसरा, तीसरे साल का तीसरा, चौथा, इस तरह वो कंसेक्टिव नंबर लिखे जाएंगे उसके ऊपर। 54 करंट इंडेक्सेस एंड एंट्रीज देयर इन एवरी ऑफिस इन विच एनी ऑफ द बुक herein before mentioned are kept there shall be prepared current indexes of the contents of such books, and every entry in such indexes shall be made so far as practicable immediately after the registering officer has copied or filed a memorandum of the document to which it relates। वो कहता है कि वो जो उसका करंट इंडेक्स है या किसी सर्टेन एंट्रीज का जो कि किसी भी ऑफिस में है और वो जो बुक मेंशन्ड है उसके तहत कैप्ट रखी गई हैं तो वो प्रिपेयर किए जाएंगे करंट इंडेक्स के हवाले से और कंटेंट्स उसके, मतलब एक इंडेक्स क्रिएट किया जाएगा हर बुक के कंटेंट्स के हवाले से ताकि वो जो कंटेंट्स से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ढूंढने के लिए आसानी हो जाए। 1 मिनट। ढूंढने के लिए आसानी से मुराद कि जब भी वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाता है तो फिर उसकी कॉपी जो है वो
पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती है तो वो किसी को भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, मतलब जो भी रिक्वायर करेगा। तो फिर वो उसका रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन किया जाता है ताकि जब भी कॉपी की रिक्वायरमेंट हो तो वो इजीली मिल सके। अब तो खैर कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया तो वो कंप्यूटराइज इजीली मिल जाती है, तो ये इतना सारा रोल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हार्ड कॉपी भी रखी जाती है इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। अच्छा जी, आगे है 54 करंट इंडेक्सेस एंड एंट्रीज हो गया। 55 indexes to be made by registering officer and their contents. For such indexes shall be made in all registration offices and shall be named respectively index number 1, 2 and 3 and 4, 5। अब वो कहता है कि ये सारे indexes होंगे, रखे जाएंगे। ये रजिस्टरिंग ऑफिसर का काम है कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड को अलग अलग इंडेक्स में लगाएगा। इंडेक्स 1 क्या करेगा? shall contain the names and additions of all persons executing and of all persons claiming under every document entered और मेमोरेंडम फाइल्ड इन बुक 1। अब बुक 1 के हवाले से बुक इंडेक्स 1 बनाया जाएगा, जिसमें उन सारे पर्सनस के नाम और पर्टिकुलर देखे जाएंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाया है। इंडेक्स नंबर 2 में शैल कंटेन सच पार्टिकुलर्स mentioned in section 21 relating to every such document and memorandum as the inspector general from the time to time directs। इंडेक्स नंबर 3 में क्या होगा? shall contain the names and additions of all persons executing every will and authority। अब जो बुक 3 में एग्जीक्यूशन विल हवाले से था तो विल के हवाले से सारे डॉक्यूमेंट्स कंटेन किए जाएंगे इंडेक्स नंबर 3 में। इंडेक्स 4 में क्या होगा? शैल कंटेन द नेम्स एंड एडिशन ऑफ ऑल पर्सन एग्जीक्यूटिंग एंड ऑफ ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर एवरी डॉक्यूमेंट एंटर्ड इन बुक 4। अब बुक 4 के हवाले से बुक इंडेक्स 4 बनाया जाएगा। ईच इंडेक्स शैल कंटेन सच अदर पर्टिकुलर्स एंड शैल बी प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म एज द इंस्पेक्टर जनरल फ्रॉम द टाइम टू टाइम डायरेक्ट्स। अच्छा जी, इंस्पेक्टर जनरल जिस तरह डायरेक्ट करेगा उस हिसाब से वो इंडेक्स बनाए जाएंगे। इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार एनी ऑफ द इंडेक्स मेंशन इन सबसेक्शन 1 इज इन डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड और बिकमिंग इलेजिबल होली और पार्शली द रजिस्ट्रार में, ये वही पहले वाली बात दोबारा आ गई है कि वो अगर इंडेक्स का भी खतरा है उसको डिस्ट्रॉय होने का या उसके किसी पोर्शन को डिस्ट्रॉय करने का, तो फिर वो उसकी कॉपी बनाएगा और उसको ऑथेंटिकेट करेगा। 56 omitted है। 57 रजिस्टरिंग ऑफिसर टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन बुक्स एंड इंडेक्सेस and to give certified copies of entries subject to previous payment of the fees payable in the behalf book 1 and books numbers and 1 and 2 or and index relating to book 1 shall be at time to open to inspection by any person applying to inspect the same and subject to the person of provisions of section 62। copies of entries in such book shall give to all persons applying for such copies। मतलब जो किसी मिल जाती है वो इस सेक्शन के तहत मिलती है। 57 अथोराइज करता है किसी भी शख्स को कि वो पब्लिक रिकॉर्ड से कॉपी ले ले या उस डॉक्यूमेंट का एग्जामिन कर सकता है। सब्जेक्ट टू द सेम प्रोविजंस कॉपीज ऑफ एंट्रीज इन बुक नंबर 3 एंड इन द इंडेक्स रिलेटिंग देयरटू शैल बी गिवन टू द पर्सन्स एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स to which such entries relate or to their agents and after the death of the executants but not before to any person applying for such copies subject to the same provisions copies of entries in book number 4 and in the index relating thereto shall be given to any person executing or claiming under the documents to which such entries respectively refer to his agent or representative the requisite search undertaken under this section for the entries in book 3 and shall 4 shall be made only by the registering officer. All the copies given under this section shall be signed and sealed by the registering officer and shall be admissible for the purpose of providing the contents of the original documents। अब जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो खुद उसको एग्जामिन करेगा और फिर उसकी जो वो ओरिजिनल की कॉपी करवा के और फिर उसको वो प्रोवाइड करेगा, मतलब ओरिजिनल किसी को भी नहीं मिल जाएगा, उसकी जो कॉपी है वो प्रोवाइड की जाएगी। एज टू द प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग टू रजिस्ट्रेशन 58 particulars to be endorsed on the documents admitted to registration। अब रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स के पार्टिकुलर्स क्या होंगे? 58 कहते हैं ऑन एवरी डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन other than a copy of a decree or order or a copy sent to a registering officer under section 89 there shall be endorsed from time to time the following particulars, namely the signature and addition of every person admitting the execution of the document and if such execution
has been admitted by representative, assign or agent of any person. The signature and addition of such representatives, assign or agent. The signature and addition of every person examined in reference to such document under any of the provisions of this act, and any payment of money or delivery of goods made in the presence of the registering officer in reference to the execution of the document, and any admission of receipt consideration in whole or in part made in his presence in reference to such execution, if any person admitting the execution of a document refuses to endorse the same, the registering officer shall nevertheless register it, but shall at the same time endorse a note of such refusal. अब वो कहता है कि ये सारे के सारे पर्टिकुलर जो है वो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो रखेगा जब वो डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लेगा रजिस्टर करने के लिए. सेक्शन 59 इंडोर्समेंट टू बी डेटेड एंड साइंड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर. रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो शैल अफिक्स द डेट एंड सिग्नेचर ऑफ ऑल इन्फोर्समेंट made under section 52 to 58 relating to the same document and made in the presence on the same day. तो वो उसी दिन ही वो उस सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करेगा और उसको इंडोर्स करेगा. Section 60 Certificate of Registration. After search of provisions of sections 34, 35, 58, 59 and apply to any document presented for registration have been complied with, the registering officer shall endorse thereon a certificate containing the word registered together with the number and page of the book in which the document has been copied. Such certificate shall be signed, sealed, and dated by the registering officer and shall then be admissible for the purpose of providing that the document has been duly registered in manner provided by this act, and the fact mentioned in the endorsement referred to in section 59 have occurred in as here therein mentioned. अब वो जो डॉक्यूमेंट अगर वो रजिस्टर कर लेता है तो वो सारी वो प्रोविज़न जो है 34, 35, 58, 59 को चेक करने के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा, उसके ऊपर नंबर लगाएगा, उस पेज का बुक लिखेगा और एक सर्टिफिकेट साइन करके सील करके लगा के वो दे देगा. कौन देगा? रजिस्टर ऑफिसर दे देगा उस शख्स को जो कि वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो कि भाई डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर्ड हो गया है. 61 इंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट टू बी कॉपीड एंड डॉक्यूमेंट रिटर्न. The endorsement and certificate referred to and mentioned in section 59 and 60 shall thereupon be copied into the margin of the registered book, and the copy of the map or plan, if any, mentioned in section 21 shall be filed in book 1, book number 1. The registration of the document shall thereupon be deemed to complete, and the document shall then be returned to the person who presented the same for registration, or to such other person, if any, as he has nominated in writing in that behalf on the receipt mentioned in section 52. अब वो कहता है कि इंडोर्समेंट और सर्टिफिकेट जो है वो उसको कॉपी किया जाएगा और वो कॉपी जो है वो उस बुक 1 के पर कॉपी की जाएगी, मतलब जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के अंदर ही वो कॉपी की जाएगी. कॉपी लेके और फिर उसमें नहीं रखी जाएगी बल्कि रजिस्टर के ऊपर ही कॉपी की जाएगी और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा. 62 प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज अननोन और टू रजिस्टरिंग ऑफिसर. अगर कोई लैंग्वेज अननोन है रजिस्टरिंग ऑफिसर के लिए तो फिर वो क्या करेगा, उसकी ट्रांसलेशन के लिए कहेगा और फिर वो उसकी ट्रांसलेशन को जो वो अगर वो ओरिजिनल है तो उसके साथ भी वही ट्रीट किया जाएगा जो कि वो उस ओरिजिनल के साथ है. पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है. व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 19 द ट्रांसलेशन शैल बी transcribed in the register of the documents of the nature of the original, and together with the copy referred in section 19 shall be filed in the registration officer. The endorsement and certificate respectively mentioned in section 59-60 shall be made on the original, and for the purpose of making the copies and memorandum required by section 57, 64, 65 and 63, the translations are treated as if it were the original. तो फिर उसकी ट्रांसलेशन रखी जाएगी और उसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे वो ओरिजिनल है. 63 कहता है पावर टू एडमिनिस्टर oaths and records of substance statements. Every registering officer may at his discretion administer an oath to any person examined by him under the provision of this act. Every such officer may also at his discretion record a note of the substance of the statement made by each such person, and such statement shall be read over, or if made in a language with which the person is not acquainted, interpreted to him in language with which he is acquainted,
and if he admit the correctness of such note, it shall be signed by the registering officer. Every such note so signed sealed shall be admissible for the purpose of proving that the statements therein recorded were made by the person under the circumstance therein. वो कहता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो ओथ ले सकते हैं उस पर्सन से जो कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और वो जो भी ओथ की स्टेटमेंट लेगा उसको वो लिखेगा और वो उसको फिर पढ़ के सुनाएगा उसके ऊपर। और अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि एग्जीक्यूटेंट से अननोन है तो फिर वो उसको इंटरप्रेट करेगा और उसको एंडोर्स करेगा फिर। अच्छा जी, आगे है जी स्पेशल ड्यूटीज बाय ऑफ सब रजिस्ट्रार। 64 प्रोसीजर वेयर डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू लैंड इन सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट्स। एवरी सब रजिस्ट्रार ऑन रजिस्टरिंग और नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट relating to immovable property not wholly situate in his whole sub-district shall make a memorandum thereof and of the endorsement and certificate, if any thereon, and send the same to every other sub-registrar subordinate to the same registrar as himself in whose sub-district any part of such property is situate, and sub-registrar shall file the memorandum in his book number 1। अब अगर कोई लैंड रिलेट कर रही है किसी सब डिस्ट्रिक्ट के तो फिर उसका क्या प्रोसीजर। अगर हर सब रजिस्ट्रार जो कि है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि होली या किसी पार्ट जो उसके सब डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट कर रही है उसके ऊपर इंडोर्समेंट करेगा, सर्टिफिकेट बनाएगा और उसको सेंड कर देगा सब रजिस्ट्रार के पास जो उसका सबऑर्डिनेट है, या फिर सेम रजिस्ट्रार के पास भी जो कि उसके डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, या उसका कोई पार्ट जहाँ पर जिसका स्टोर कर रहा है तो फिर वो उसको एक मेमोरेंडम बनाएगा और बुक 1 में रजिस्टर कर देगा। 65 प्रोसीजर वेयर 65 है प्रोसीजर वेयर डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू लैंड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट। एवरी सब रजिस्ट्रार on registering non-testamentary document relating to immovable property situate in more districts than one shall also forward a copy thereof and of the endorsement and certificate, if any thereon, together with a copy of the map or plan, if any, mentioned in section 21, to the registrar of every district in which any part of such property is situated other than the district in which his own sub-district is situated. The registrar, on receiving the same, shall file in this book number 1 the copy of the document and the copy of the map or plan, if any, and shall forward a memorandum of the document to each of the sub-registrar subordinate to him within whose sub-district any part of such property is situated. Every sub-registrar receiving such memorandum shall file in his book number 1। अब वो कहता है कि जहाँ पर लैंड जो है वो सेवरल डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर वो जिसके डिस्ट्रिक्ट एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है मतलब तो फिर वो एक दूसरे को वो कॉपी उसकी वो सेंड करेंगे और वो उसको सर्टिफिकेट एक इशू करेंगे और फिर वो उसको बुक नंबर 1 में एक ही रजिस्ट्रार मेंशन कर देगा। स्पेशल ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार 66 में है प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड ऑन रजिस्टरिंग एनी टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। The registering officer shall forward a memorandum of such document to each sub-registrar subordinate to himself and whose sub-district any part of the property is situated. The registrar shall also forward a copy of such document together with a copy of the map or plan, if any, mentioned in section 21, or to every other registrar in whose district any part of such property is situated. Such registrar, on receiving any such copy, shall file it in his book number 1 and shall also send a memorandum of the copy to each of the sub-registrar subordinate to him within whose sub-district any part of the property is situated. Every sub-registrar receiving any memorandum under this section shall file it in his book number 1। अब अगर डॉक्यूमेंट जो है वो लैंड के हवाले से और उसकी रजिस्ट्रेशन है तो फिर उसका
प्रोसीजर क्या है, वो डॉक्यूमेंट नॉन टेस्टमेंट डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्टर किया गया है और वो फॉरवर्ड किया गया है किसी दूसरे सब रजिस्ट्रार को जो कि सबऑर्डिनेट है उसके, मतलब जो पिछले सेक्शन है उसके तहत उसको वो रिसीव हुआ है, तो फिर वो उसकी कॉपी को रजिस्टर कर देगा। उसी तरह बुक 1 में सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा। 67 प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 ऑन एनी डॉक्यूमेंट being registered under section 30 subsection 2 a copy of such document and of the endorsement and certificate thereon shall be forwarded to every registrar within whose district any part of the property to which in the instrument relates is situated, and the registrar receiving such copy shall follow the procedure prescribed from section 66 to सबसेक्शन 1। मतलब रजिस्टर्ड जब डॉक्यूमेंट होगा तो फिर उसको वो सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। प्रोसीजर क्या है, वही उसके वो कॉपी करवाएगा और कॉपी के ऊपर वो सर्टिफिकेट इंडोर्स करेगा, सील करेगा, तो फिर उसको वो बुक 1 में मतलब कैप्ट कर देगा रिकॉर्ड of the controlling powers of registrar and inspector general। 68 power of registrar to superintend and control सब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो है वो सुपरिटेंड करेगा सब रजिस्ट्रार्स को, बाकी सारे के सारे। 69 पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू सुपरिटेंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड मेक रूल्स। अब जो इंस्पेक्टर जनरल है उसकी पावर्स काफ़ी सारी हैं कि वो सुपरिटेंड करेगा किसका, गवर्नमेंट एंड शेल और गवर्नमेंट को नहीं करेगा। द इंस्पेक्टर जनरल शेल एक्सरसाइज जनरल सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल रजिस्टरिंग ऑफिसर इन द टेरिटरीज अंडर द गवर्नमेंट एंड शेल हैव पावर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, providing for the safe custody of books, papers and documents, declaring what language shall be deemed to be commonly used in the district, declaring that territorial division shall be recognized under section 21, regulating and supervising the profession of conveyance writing, regulating the amount of fines imposed under section 25 and 34 respectively, regulating the exercise of the district discretion reposed in the registering officer by section 63, regulating the form in which registering officer are to make memorandum of document, regulating the authentication by registrars and sub-registrars of the book kept in their respective offices under section 51, declaring the particulars to be contained in the index number 1, 2, 3 and 4 respectively, declaring the holidays that shall be observed in the registration officers and generally regulating the proceedings of the registrars and sub-registrars. अच्छा जी, the rolls so made shall be submitted to the government approval, and after they have been approved they shall be published in the official gazette and the publication shall have effect as if enacted in this act। अब जो रजिस्टरिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल है उसके पास ये बहुत सारी पावर्स हैं कि वो बुक की सेफ रिकॉर्डिंग के हवाले से रूल्स बना सकते हैं, लैंग्वेज के हवाले से, टेरिटोरियल डिवीजन के हवाले से, और सुपरविजन कर सकता है राइटिंग के हवाले से, कन्वेंस राइटिंग, और उसके अलावा फ़ाइन इम्पोज कर सकता है। वो उसकी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के हवाले से वो रूल्स बना सकता है। और क्या कर सकते हैं जी, इंडेक्सेस के हवाले से वो रूल बनाएगा 1, 2, 3, 4 जितने भी ये सारे इंडेक्सेस हैं सब रजिस्ट्रार को सुपरविजन करेगा, और ये सारी की सारी जो भी वो काम करेगा उसकी रिपोर्ट वो बना के रूल्स जो वो देगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये फिलहाल हम प्रोविंशियल एक्ट पढ़ रहे हैं, तो फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी और उसका पब्लिश कर देगी ऑफिशियल गजट में। सेक्शन 70 है पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू रिमिट फाइन्स। फाइन को रिमिट कर सकता है। द इंस्पेक्टर जनरल में आल्सो इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस डिस्क्रिशन his discretion remit wholly or in part the difference between any fine levied under section 25 or section 34 and the amount of the proper registration fee, part 11A of the copying of documents by means of photography। 70 application of this part, the part shall to such areas only as specified in the notification issued under section 70D। 70B definition for the purpose of this part, photo registrar means a photo registrar appointed under this part। 70C appointment of photo registrar। अब इसको सिंपल सी बातें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए पढ़ रहे हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन टू बी अ फोटो रजिस्ट्रार for the performance of duties under this part, provided that the government may, subject to such restrictions and conditions as it thinks fit, delegate the power of appointing for registrar to the inspector general of registration।
गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है फोटो रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट के वजह से। अब 70D डॉक्यूमेंट्स मे बी फोटोग्राफ्ड इन एरियाज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। The government may by notification the official gazette direct that in any district or sub-district specified in the notification, copies of documents admitted to the registration under this act shall be made by means of photography. On the issue of such notification, it shall be translated into Urdu and shall be posted in a conspicuous place of the registration offices affected by the notification. 70E application of act to areas notified under section 70D। 70D के तहत जितने भी एरियाज जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस पर इस एक्ट का इतलाक होगा। 70F the inspector general may with the provisions of previous approval of the government by notification in the official gazette make rules for the purpose of giving effect to the provisions of this part। Part 12 ऑफ रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आ जाता है कि जी अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो रिफ्यूज़ कर दे डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर तो फिर क्या होगा। रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर टू बी रिकॉर्डेड, तो वो रीज़न लिखेगा कि वो क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है और इसके लिए बुक 2 है, बुक 2 में लिखेगा। 72 अपील टू रजिस्टर आर फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड अदर देन डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन। अब अपील की जा सकती है, अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ किया तो फिर रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है इस ग्राउंड के ऊपर कि वो अगर उसने रिफ्यूज़ किया रजिस्ट्रेशन के उसकी डिनाइल को, मतलब एग्जीक्यूशन को डिनाई कर दिया, उसने कहा जी मैं नहीं रजिस्टर करता, जो जो करना है कर ले, तो फिर अपील की जाएगी रजिस्ट्रार के पास। एक्सेप्ट वेयर द रिफ्यूजल इज मेड ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन and an appeal shall lie against an order of sub-registrar refusing to admit a document to registration. Sub-registrar is subordinate if presented to such registrar within 30 days from the date of the order, and the registrar may reverse or alter such order if the order of the registrar directs the documents be registered and the document is duly presented for the registration within 30 days after making of such order। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी है उसने। 73 application to registrar with where sub registrar refuses to रजिस्टर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइलेक्सेशन। सेम प्रोसीजर है उसके, अगर सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ करता है तो फिर रजिस्ट्रार के पास जाएगी, और अगर एप्लीकेशन दोनों में क्या फ़र्क है। एप्लीकेशन टू फ्रॉम सब रजिस्ट्रार, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन। अब पहले था डिनाइल ऑफ अदर देन डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के डिनाइल के हवाले से अलग सेक्शन है और डिनाइल के एग्जीक्यूशन के हवाले से, मतलब उसने कहा कि एग्जीक्यूशन को मैं एग्जीक्यूशन नहीं करता तो फिर 73 आएगा, और अगर एग्जीक्यूशन की डिनाइल के अलावा किसी और ग्राउंड के ऊपर उसने रिफ्यूज़ किया है, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया, तो फिर 72 आएगा। 74 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रार ऑन सच एप्लीकेशन। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसके बाद जब एप्लीकेशन आएगी, मतलब अपील की वाली एप्लीकेशन, इन सच केस एंड आल्सो वेयर सच डिनाइल एज अ फोरसाइड इज made before a registrar in respect of a document presented for registration to him, the registrar shall soon as conveniently may be inquire whether the document has been executed। सबसे पहले वो इंक्वायरी करेगा कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। whether the requirements of the law for the time being in force have been complied with on the part of the application or the person presenting the document for registration as the case may be, so to entitle the document to registration। 75 में ऑर्डर बाय रजिस्ट्रार टू रजिस्टर एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। अब फिर वो ऑर्डर कर देगा डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए, और उसका वो सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि पहले दिए गए। 76 ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल बाय रजिस्ट्रार। अब अगर ऑर्डर रजिस्ट्रार भी रिफ्यूज़ कर देता है, रिफ्यूज़ल का ऑर्डर कर देता है, तो फिर क्या होगा। टू रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड that the property to which it relates is not situated within his district, or that the document ought the registered in the office of sub registrar or direct the registration of a document under section 72 75 shall make an order of refusal and record the reason of such book to and on application made by any person executing or claiming under the document shall without unnecessary delay give him a copy of the reason so recorded। no appeal lies from any order by registrar under section 72। अब रजिस्ट्रार ने भी वो अगर इस ग्राउंड पर रिफ्यूज़ कर दिया कि उसकी जुडिस्डिक्शन नहीं बनती है, तो फिर
वो जितनी जल्दी हो सकता है तो उसका ऑर्डर लिखेगा और उस पर्सन को वो दे देगा जो कि जिसने अप्लाई किया था, और इस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। 77 सूट्स इन केसेस of order of refusal by registrar, where the registrar refuses to order the document to be registered under section 72 or section 76. Any person claiming under such document or his representative again assign or agent may within 30 days after making of the order's refusal institute the civil court in the civil court where the local limits of jurisdiction apply। मतलब ये क्या, अगर रजिस्ट्रार ने ऑर्डर रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर रजिस्ट्रार के अगेंस्ट सिविल सूट इंस्टीट्यूट होगा, अपील नहीं होगी। अच्छा जी, आगे है इसका लास्ट पार्ट है मेरा ख्याल, ये पार्ट 13 ऑफ द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन सर्चेज एंड कॉपीज। 78 फीस टू बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो फीस फिक्स कर देगी। इसकी कितनी करेगी? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट एक्सीडिंग 1%। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कन्वेड फॉर सर्चिंग द रजिस्टर्स for making the granted copies or recent entries or book before on or after registration, and extra or additional fees payable for every registration under section 30 for issue of the commission for filing translation for attending at private residence for the safe custody and return of documents and for such other matters as appear to the government necessary to effect the purpose of this act, provided that the government may by notification in the official gazette exempt from payments of fees either in whole or in part any instrument executed by or in favor of a banking company in the normal course of banking its banking business. For the purpose of this sanction, banking company shall have the same meaning as in the Banking Tribunal Ordinance 1984। मतलब इन सब हवाले से गवर्नमेंट जो है वो फीस का तयन करेगी। 79 पब्लिकेशन ऑफ फीस। A table of fees so payable shall be published in the official gazette and a copy thereof in English and vernacular language of the district shall be exposed to public view in any registration। मतलब मुझे उनकी लोकल लैंग्वेज या डिस्ट्रिक्ट की उसमें भी और इंग्लिश में भी पब्लिक करेगी फीस को, जितनी भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। 80 फीस पेबल ऑन प्रेजेंटेशन। All fees of the registration of documents under this act shall be payable on the presentation of such document। पार्ट 14 ऑफ पेनल्टीज, ये है लास्ट है। 81 इसके 93 मेरा ख्याल सेक्शन है और 2 उसमें सबमिटेड है। 91 मतलब टोटल 10 सेक्शन सिर्फ और रह गए। तो जितना हौसला मैंने किया थोड़ा सा आप भी करें अगर आप ये लेक्चर पूरा सुन रहे हैं तो। 81 penalty for incorrectly endorsing, copying, translating or registering documents with intent to injure every registering officer appointed under this act and every person employed in his office for the person of this act who being charged with the endorsing, copying, translating or registering of any document presented or deposited under the its provision endorse, copies, translate or register such documents in the manner of which he knows or believes to be incorrect, intending correct thereby to cause, knowing it to be likely that there may be cause injury as defined in Pakistan Penal Code to any person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। मतलब अगर कोई भी इनकरेक्टली इंडोर्स करता है, कॉपी करता है, ट्रांसलेट करता है, रजिस्टर करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को इस इंटेंशन से कि वो किसी और को इंजर कर सके, तो फिर उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। 81 पेनल्टी फॉर इंगेजमेंट एज कन्वेंस राइटर विदाउट वैलिड इनरोलमेंट और लाइसेंस। अगर कोई इसे के पास कोई वैलिड राइटर लाइसेंस नहीं है और वो इनरोलमेंट कर देता है किसी भी लाइसेंस के बगैर, तो फिर क्या होगा? उसकी जो सज़ा है वो 3 महीने तक हो सकती है और शैल नॉट बी लेस देन 10 डेज, लेकिन 10 दिन से कम नहीं हो सकती, और फाइन भी होगा और उसको 200,000 रुपीज़ का फ़ाइन हो सकता है जो कि कम नहीं होगा 50,000 रुपीज़ से। अच्छा जी, आगे है 82 पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज और ट्रांसलेशन, फॉल्स पर्सोनेशन एंड अबेटमेंट। अगर कोई शख्स फॉल्स स्टेटमेंट लिखता है या फिर फॉल्स कॉपी या उसके ट्रांसलेशन इशू कर देता है या फॉल्स पर्सोनेशन करता है या अबेटमेंट करता है, तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में extend to 7 years or with fine or both। 83 registering officer may commence prosecution
A prosecution for any offence under this act coming to knowledge of the registering officer in his official capacity may be commenced by or with the permission of the Inspector General, the Registrar, or the Sub-Registrar in whose territory district or sub-district, as the case may be, the offence has been committed. The offences punishable under this act shall be triable by the court or officer exercising powers not less than those of magistrate of the second class. 84. Registering officers to be deemed public servant. Every registering officer appointed under this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of Pakistan Penal Code. Every person पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट जो डिफाइन किया गया वो every person shall be legally bound to furnish information to such registering officer when required by him to do so. In section 228 of Pakistan Penal Code, the words judicial proceeding shall be deemed to include any proceeding under this act. मतलब इस एक्ट के तहत जो भी प्रोसीडिंग होंगे उसका जुडिशियल प्रोसीडिंग ही समझा जाएगा. और अभी तक हौसला ही दे रही थी तो फाइनली लास्ट चैप्टर आ गया मिसलिनियस का. 85. डिस्ट्रक्शन ऑफ अनक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्स अदर देन विल्स के अलावा रिमेनिंग अनक्लेम्ड इन एनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 2 years में बी डिस्ट्रॉयड. अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोई क्लेम नहीं कर रहा उसका तो फिर 2 साल के बाद उसका डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, लेकिन विल वाले को नहीं किया जाएगा क्योंकि वो विल वाला बंदा पता नहीं कब मरेगा, कब एग्जीक्यूट होगा. 86. रजिस्टरिंग ऑफिसर नॉट लाइबल फॉर थिंग बोनाफाइड डन और रिफ्यूज्ड इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी. No registering officer shall be liable to any suit, claim or demand by reason of anything in good faith done or refused in his official capacity. अगर उसने कोई good faith में कोई काम किया है या नहीं करने से इनकार किया है तो उसके खिलाफ कोई prosecution नहीं होगी. 87. Nothing so done invalid by defect in appointment or procedure. Nothing done in good faith pursuant to this act or any act thereby repealed by any registering officer shall be deemed invalid merely by reason of any defect in his appointment or procedure. Any defect in the want of authority of a person or to present a document shall not by itself render invalid the registration of document or the transaction affected by it. 88. Registration of documents executed by government officers or certain public functionaries. Notwithstanding anything herein contained, it shall not be necessary for any officer of government or for any official trustee or official assignee or for recover or registrar of a high court to appear in person or by agent any person registering any registration office in any proceeding connected with the registration of any instrument executed by him in his official capacity or to assign as provided in section 58. Where any instrument is so executed, the registering officer to whom such instrument is presented for registration may, if he thinks fit, refer to the secretary to the government to such officer the government administrator general एडमिनिस्ट्रेटर जनरल. ऑफिशियल एक इंस्पेक्टर जनरल था और अब ये एडमिनिस्ट्रेटर जनरल है. ऑफिशियल ट्रस्टी, ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर और रजिस्ट्रार एज द केस मे बी फॉर इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द सेम एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द एग्जीक्यूशन देयर ऑफ शेल register the instrument. 89. Copies of certain orders, certificate and instrument to be sent to registering officers and filed. Every registering officer granting a loan under the Land Improvement Loans Act 1883 shall send a copy of his order to the registering officer within the local limits of whose jurisdiction the whole and any part of the land be improved or of the land to be granted to collateral security is situate, and such registering officer shall file a copy in his book 1. Every court granting a certificate of sale of immovable property under the Code of Civil Procedure 1908 shall send a copy of such certificate to the registering officer within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the immovable property comprised in such certificate is situate, and the officer shall file a copy of this in his book number 1. 90. Exemption of certain documents by or in favor of government. Last 2 sections रह गए जी. Nothing contained in this act or in
द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 और इंडियन रजिस्ट्रेशन, इसको पता नहीं क्यों नहीं ओमिट किया अब तक, और इन एनी एक्ट मेरा ख्याल ओमिट कर दिया है लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया गया, or any act thereby repealed shall be deemed to require or have any time required the registration of any of the following documents or maps, namely documents issued, received, or attested by any officer engaged in making a settlement or revision of settlement of land revenue, which form part of the records of such settlement, or documents and map issued, received, or authenticated by any officer engaged on behalf of government in taking and making or revising the survey of any land, and which form part of the record of such survey or documents which under any law for the time being in force are filed periodically on in any revenue officer by patwaris or other officer charged with the presentation of village records, sanads, inam, titles, deeds, and other documents purporting to be or to evidence grants or assignments by governments of the land of interest in land, or all such documents and maps shall for the purpose of section 48 49 be deemed to have been and to be registered in accordance with the provision of this act. तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड होंगे इस एक्ट के तहत. Last section 91, inspection and copies of such documents subject to such rules and the provisions, payment of such fees as the government prescribe in this behalf. All documents and maps mentioned in section 90 clause A, B, C and all registers of documents mentioned in clause D shall be open to the inspection of any person applying to inspect the same, and subject as aforesaid. Copies of such documents shall be given to all persons applying for such copies. मतलब कोई भी शख्स जो है वो अप्लाई करता है किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी के लिए तो वो उसको अप्लाई कर दी जाएंगी. रजिस्ट्रेशन एक्ट कंप्लीट हुआ. शेड्यूल इसका है वो ओमिटेड है और आगे ये इसकी ये जो अमेंडमेंट्स हुई हुई है तो उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है. चलें जी, अगर आपने ये पूरा लेक्चर सुना है, अगर ज़्यादा लंबे लेक्चर सुनने का ये तरीका होता है, ये मैंने एक ही सीटिंग में रिकॉर्ड किया लेकिन आप अलग अलग सीटिंग में सुन सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके. तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग. फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.